नमस्कार, मैं सौरभ मिश्रा स्वागत करता हूं आप लोग का अपने इस यूट्यूब चैनल ई गुरुकुल में। फ्रेंड्स, आज हम लोग पढ़ रहे हैं BLI 221 की बुकलेट नंबर 4 का यूनिट नंबर 12, जिसका टाइटल है इथिकल इश्यूज़ इन लाइब्रेरीशिप। चलिए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं अपना आज का ये टॉपिक। इस टॉपिक में मेनली हमें ये सारे पॉइंट्स पढ़ने हैं। इथिक्स के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है, प्रोफेशनल इथिक्स को जानेंगे, ये सब चीज़ें क्या होती हैं। कोड ऑफ इथिक्स इन एलाइज प्रोफेशन, लाइब्रेरी साइंस में जो कोड ऑफ इथिक्स है उसके बारे में पढ़ेंगे। कोड ऑफ इथिक्स इन प्रोफेशन इन इंडिया, इंडिया के जितने भी लाइब्रेरी साइंस में प्रोफेशंस हैं या लाइब्रेरी साइंस के प्रोफेशन है, उसमें कौन कौन से इथिकल पॉइंट्स को इंक्लूड किया गया है। इथिक्स इन डिजिटल इरा, डिजिटल इरा में कौन कौन से इथिकल इश्यूज़ हमारे पास आते हैं, और फिर हम लोग इनके कुछ प्रॉब्लम्स और इश्यूज़ को देखेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं अपना पहला टॉपिक। हमारा पहला टॉपिक है इथिक्स। सबसे पहले इथिक्स को पढ़ने से पहले इथिक्स की डेफिनेशन समझ लेते हैं कि इथिक्स होता क्या है, ठीक है। पहला पॉइंट है, द वर्ड इथिक्स इज डिराइव फ्रॉम द लैटिन वर्ड इथियस विच मीन्स द कस्टम और कैरेक्टर ऑफ द एटीट्यूड ऑफ कम्युनिटी और पीपल्स, ठीक है। जो वर्ड है इथिक्स, जो वर्ड है वो लैटिन वर्ड इथियस, ETHICUS, इथियस से आया है, और इसका मतलब होता है कि किसी भी मीनिंग ऑफ द कस्टम और कैरेक्टर, ठीक है, जो भी कस्टम और कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं किसी भी सोसाइटी या पब्लिक में या किसी भी कम्युनिटी के, उसका एटीट्यूड बताते हैं कि क्या है, कैसे है और किन सब चीज़ों को है। मतलब इथिक्स एक ऐसी चीज़ है जो किसी भी सोसाइटी में, किसी भी पब्लिक में किस तरह से वो किसी दूसरे के साथ इंटरेक्ट करेगा, ठीक है, उसका एटीट्यूड क्या रहेगा किसी सामने वाले पर्सन के साथ, उन सब चीज़ों को बताता है। और देखते हैं इसका मतलब, इथिक्स इज द साइंस ऑफ मॉरल एक ऐसा साइंस है जो मॉरलिटी पे बात करता है, ठीक है, जो मॉरल वैल्यूज़ या चीज़ें कैसी होनी चाहिए, ये चीज़ ऐसी क्यों है और इसको ऐसा क्यों होना चाहिए, उस मॉरलिटी पे ये बात करता है, जो टॉपिक है हमारा इथिक्स। इथिक्स के बारे में एक चीज़ और है, इट डील्स विद द व्हाट इज़ राइट और रॉन्ग, गुड और बैड, ठीक है। ये किसी चीज़ को राइट है या रॉन्ग इसके बारे में बात करेगा, या ये चीज़ गुड है या बैड है, इसके बारे में हम लोग इथिक्स में पढ़ते हैं या एक इथिकल पॉइंट्स में पढ़ते हैं। नेक्स्ट पॉइंट हमारा, इथिक इज़ द सेट ऑफ मॉरल प्रिंसिपल, एक ऐसा सेट है, ठीक है, मतलब एक कलेक्शंस है किसका, मॉरल प्रिंसिपल्स का, ठीक है, जो चीज़ें बहुत ज़्यादा मॉरलिटी पे बेस्ड होती हैं या मॉरल्स हैं उनके बारे में, दैट गवर्न्स द पर्सन प्रोफेशनल कंडक्ट बिहेवियर मॉरलिटी वैल्यूज़ कमिटमेंट एंड ऑब्लिगेशन टू द सोसाइटी और प्रोफेशन, ठीक है। तो कुछ ऐसी चीज़ें या एक ऐसा प्रिंसिपल का कलेक्शंस जो गवर्न करता है पर्सन्स को, प्रोफेशनल कंडक्ट उसके बिहेवियर के बारे में, उसकी मॉरलिटी के बारे में, उसके वैल्यूज़ के बारे में, उसके कमिटमेंट के बारे में और उसके ऑब्लिगेशंस के बारे में। मतलब अगर इन सब चीज़ों के ऊपर कोई एक सेट ऑफ प्रिंसिपल बनाया गया है तो उसको हम लोग बेसिकली बोल सकते हैं कि ये चीज़ें मॉरलिटी में या मॉरल है या नहीं है। एक लास्ट पॉइंट है, व्हेन सच गाइडलाइंस ऑफ डूज और डोंट्स, मतलब ये करना चाहिए, ये नहीं करना चाहिए, अगर इसके बारे में कोई आपको गाइडलाइंस मिली हो, कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस मिले हों करने या ना करने के, कॉन्फिडेंट ऑफ द प्रैक्टिस इज टर्म एज कोड ऑफ इथिक्स, ठीक है, ये करना है, ये नहीं करना है। तो अगर कहीं भी आपको कुछ ऐसी गाइडलाइंस मिलें तो उसको हम लोग कह सकते हैं कोड ऑफ इथिक्स, ठीक है। तो ये कुछ एक बेसिक इन्फॉर्मेशन इथिक्स के बारे में कि इथिक्स क्या होता है। चलिए अब हम लोग पढ़ते हैं अपना प्रोफेशनल इथिक्स के बारे में। जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है प्रोफेशनल इथिक्स। प्रोफेशनल इथिक्स की क्या डेफिनेशन है, पहले इसको समझ लेते हैं। एवरी प्रोफेशन एस्टेब्लिश अ कोड ऑफ कंडक्ट, ठीक है। अभी हमने देखा था पीछे कोड ऑफ कंडक्ट के बारे में, ठीक है। तो कोड ऑफ कंडक्ट क्या है, एक गाइडलाइंस है कि आपको ये करना है, डूज और डोंट्स के बारे में। तो एवरी प्रोफेशन एस्टेब्लिश्ड कोड ऑफ कंडक्ट टू गवर्न इथिकल बिहेवियर्स, ठीक है, विद इन दैट प्रोफेशन, उसी प्रोफेशन के अंदर रहते हुए आपको कुछ गाइडलाइंस दी जाएंगी कि आपको ये करना है, ये नहीं करना है। प्रोफेशनल इथिक्स कंसीडर्ड एज एन एक्सप्रेशन ऑफ इथोस, प्रोफेशनल इथिक्स इथोस यानी आपके कुछ इथिकल राइट्स या इथिकल कोड ऑफ कंडक्ट्स के बारे में बताता है, जो क्या करता है, कैरेक्टर्स, स्पिरिट, कल्चर, प्रैक्टिस, ठीक है। आप क्या क्या कर सकते हैं, आपका कैरेक्टर कैसा होना चाहिए, मतलब आप किस तरह से एक दूसरे के साथ बिहेव करेंगे, किस स्पिरिट के साथ आप इस प्रोफेशन में काम करेंगे, आपके कल्चरल एनवायरनमेंट क्या होगा वहाँ पे काम करने का, और आप किस तरह की चीज़ों को प्रैक्टिस कर सकते हैं अपना
बिहेवियर किस तरह से आप कंडक्ट कर सकते हैं ऑफ एन ऑक्यूपेशन। अगर ये सारी चीज़ें कैरेक्टर, स्पिरिट, कल्चर, प्रैक्टिस, ये सारी चीज़ें अगर आपको कहीं पे एक कलेक्शन मिल जाए या एक कोड ऑफ कंडक्ट मिल जाए कि आपको ये करना है, ये नहीं करना, इन सब चीज़ों को हम लोग मिलाकर कह सकते हैं प्रोफेशनल एथिक्स। आसान भाषा में समझिए, आप किसी जगह, आप कोई भी ऑर्गेनाइजेशन में काम करने जाते हैं या करना आप चाहते हैं, तो उस ऑर्गेनाइजेशन का कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस होगी, वहाँ पे काम करने के कुछ नियम और शर्तें होंगी। अगर आप उन नियम और शर्तों को मानते हैं तो वो कहलाएगा प्रोफेशनल कोड ऑफ कंडक्ट। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है ऑब्जेक्टिव ऑफ द प्रोफेशनल एथिक्स। अब हम लोग देखते हैं कि हमारे प्रोफेशनल एथिक्स का ऑब्जेक्टिव क्या है। क्यों किसी ऑर्गेनाइजेशन में काम करने से पहले कुछ प्रोफेशनल एथिक्स हमें बताए जाते हैं या समझाए जाते हैं। इसका ऑब्जेक्टिव क्या है? पहला ऑब्जेक्टिव है, ये ऑब्जेक्टिव किसने बताए थे जो भी हम लोग पढ़ने जा रहे हैं? पीजीएस कुमार ने। ठीक है, कोई एक पर्सन है जिन्होंने ये सारे प्रोफेशनल एथिक्स के बारे में या उनके ऑब्जेक्टिव के बारे में चीज़ें बताई हैं। इनका पहला जो पॉइंट है वो कहते हैं प्रोवाइड डेडिकेटेड सर्विसेज। आपको प्रोफेशनल एथिक्स इसलिए समझने चाहिए या जानने चाहिए ताकि आप अपने सर्विस को बहुत डेडिकेटली फॉलो कर पाएँ। मतलब जो भी रूल्स एंड रेगुलेशंस आपको आपके प्रोफेशन में समझाए जा रहे हैं, उनका ऑब्जेक्टिव ये है कि आप बहुत ईमानदारी से और डेडिकेटेड होकर आप अपनी सर्विस में अपने आप को कंक्लूड कर पाएँ। नेक्स्ट है बिल्ट अप द नॉलेज बेस ऑफ द प्रोफेशनल। ठीक है, आप अगर कोड ऑफ कंडक्ट, जो उस ऑर्गेनाइजेशंस के कोड ऑफ कंडक्ट है उनके अकॉर्डिंग काम करेंगे तो नो डाउट आपको उस ऑर्गेनाइजेशंस के बहुत सारे काम करने के तरीके में या आप उस ऑर्गेनाइजेशन में किस तरह से अपने आप को बेहतर कर सकते हैं, उसकी जो नॉलेज होगी उसका दायरा आपका बढ़ाया जाएगा। ठीक है, आप बेफालतू या इधर उधर की चीज़ें में माइंड को डाइवर्ट ना करके या अदर टॉपिक्स में अपने आप को इंक्लूड ना करके अपने आप को फोकस कर पाएंगे किस में? अपने प्रोफेशन में, अपनी सर्विस में। इसका सेकंड ऑब्जेक्टिव। नेक्स्ट है आपका मेंटेन न्यूट्रलिटी टू कास्ट, क्रीड, रिलीजन एंड आइडलिज्म। जब आप किसी भी प्रोफेशन में काम करेंगे, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन में काम करेंगे, तो वहाँ पे बहुत सारे कास्ट के लोग होंगे, बहुत सारे संप्रदाय के लोग होंगे, क्रीड के लोग होंगे, वो अलग अलग रिलीजन को फॉलो करते हैं, अलग अलग लैंग्वेज बोलते होंगे। ठीक है, अलग अलग एरिया से आए होंगे। तो इन सब चीज़ों से आप प्रभावित ना हो, आप इन सब चीज़ों में अपने टाइम को डाइवर्ट ना करें। मतलब किसी के रिलीजन में जाकर किसी पर्सनल प्रॉब्लम में आप ज़्यादा अपने आप को इन्वॉल्व ना करें। उसके लिए कुछ आपको कोड ऑफ कंडक्ट या डूज और डोंट्स की लिस्ट मिलेगी कि आप ये सारी चीज़ें बहुत आसानी से हैंडल कर पाएँ और इन चीज़ों में अपना टाइम ना देकर अपने सर्विस के प्रति डेडिकेटेड रहें। ठीक है, इनका नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव है अपहोल्ड द 6 फ्रीडम्स। आपको अगर कोड ऑफ कंडक्ट दिया जा रहा है, ठीक है, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में काम करने के कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन समझाए जा रहे हैं, तो उसमें ऑब्जेक्टिव है कि आप फ्रीली होकर काम करें। किस तरह की फ्रीडम आपको मिलेगी? स्टडी करने की, ठीक है, पढ़ने लिखने की। आप अपने ऑर्गेनाइजेशन के सब्जेक्ट या आपका जो भी वर्क है उसके बारे में अच्छे से स्टडी करें। बहुत अच्छे थॉट प्रोसेस का काम करें। स्पीच, अच्छी स्पीचें दे पाएँ। मतलब आपको फ्रीडम ऑफ स्पीच रहेगी आपके ऑर्गेनाइजेशन में, सो दैट कि आप अपने जो आइडियाज़ हैं, अपने जो कंस्ट्रक्टिव काम हैं, उनके बारे में आप आराम से बोल सकें। प्रेस की फ्रीडम रहेगी, आपको बोलने और इन सब चीज़ों की आज़ादी रहेगी। डायमेंशंस ऑफ नॉलेज, अलग अलग नॉलेज के डायमेंशंस के बारे में आप बात कर पाएँ। और इंस्ट्रक्शंस, ठीक है, अलग अलग डायमेंशन और इंस्ट्रक्शन के बारे में आपको बात करने की बात की जाएगी। तो ये सारे फ्रीडम्स आपको मिलेंगे। तो क्या ऑब्जेक्टिव है? ऑब्जेक्टिव ऑफ प्रोफेशनल एथिक्स को जानने को समझने का क्या ऑब्जेक्टिव है? ये सारे ऑब्जेक्टिव्स आपको प्रोफेशनल एथिक्स में मिलेंगे ताकि आप बहुत आसानी से और बहुत ईजिली अपने ऑर्गेनाइजेशन में काम कर सकें। आइए चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक में हम लोग। हमारा नया टॉपिक है प्रोफेशनल एथिक्स इन लाइब्रेरियनशिप। मतलब लाइब्रेरियनशिप में प्रोफेशनल एथिक्स का क्या ज़रूरत है, कितनी इंपॉर्टेंस है लाइब्रेरीशिप जैसे काम करने में या ऑर्गेनाइजेशन में। अगर आप प्रोफेशनल काम कर रहे हैं तो क्या क्या प्रॉब्लम्स या क्या क्या एथिक्स आपको देखने पड़ेंगे, उसके बारे में समझते हैं। इसके बारे में कहा गया है तो लाइब्रेरी एंड द इंफॉर्मेशन साइंस, यानी इसको हम लोग शॉर्ट फॉर्म में LIS बोलते हैं। LIS पढ़ेंगे आगे भी फ्यूचर में। प्रोफेशनल हैव टू डील विद द यूजर्स, एडमिनिस्ट्रेशन एंड पीपल, बुक्स, इंफॉर्मेशन, ट्रेड एंड कलीग्स। एक किसी भी लाइब्रेरियन को, अगर आप एक लाइब्रेरियन की पोस्ट पे जाते हैं या हैं, तो आपको क्या क्या, बहुत सारे यूज़र्स जो आपकी लाइब्रेरी को यूज़ करते हैं, एडमिनिस्ट्रेटर जो लाइब्रेरी को एडमिनिस्ट्रेट करते हैं, ठीक है, आप अलग अलग डिपार्टमेंट्स में हैं तो वहाँ के पीपल्स, ठीक है, पीपल्स, बुक्स और इंफॉर्मेशन, ट्रेड, कलीग्स, ठीक है, ये सारे लोग आपसे क्या करेंगे? इंटरेक्ट करेंगे। अगर आप एक लाइब्रेरी में काम करते हैं तो इन सब लोगों से आपका क्या होगा? इंटरेक्शन होगा।
देयर आर वेरिड एक्सपेक्टेशन फ्रॉम द डिफरेंट ग्रुप ऑफ पीपल्स स्टेजेस, और आप ये सारे लोग आपसे अलग अलग स्टेजेस पे कुछ ना कुछ एक्सपेक्टेशन करेंगे कि मेरे लिए ये पर्सन इस तरह से फेवर कर दे या ये काम कर दे। टू रिजॉल्व दिस कॉम्प्लेक्सिटी, ठीक है, और ये सारी जो कॉम्प्लेक्सिटी है, ठीक है, जो इतने सारे लोग आपसे इंटरेक्ट कर रहे हैं, इसमें जो कॉम्प्लिकेशंस आएंगे, इन्हीं कॉम्प्लिकेशंस को रिजॉल्व करने के लिए या कम करने के लिए प्रैक्टिसिंग द प्रोफेशन सर्टेन मॉरल गाइडलाइंस, इन्हीं चीज़ों को सही करने के लिए कुछ आपके पास मॉरल गाइडलाइंस होंगी, इथिकल नॉर्म्स होंगे एसेंशियल, और यही आपकी लाइब्रेरी साइंस में जो LIS प्रोफेशन में इथिकल प्रोफेशनल इथिक्स है, इसकी ज़रूरत है। क्यों? क्योंकि आप बहुत सारे लोगों से कनेक्टेड रहेंगे और वो सारे लोग आपसे कुछ ना कुछ एक्सेप्ट करेंगे कि ये पर्सन मेरे लिए इतना इस चीज़ का फेवर करे या ऐसी चीज़ों को मेरे लिए करे। लेकिन आपके पास अगर कुछ गाइडलाइंस हैं कि आपको ये करना है, अगर कोई आपसे ऐसी डिमांड करे तो ये आप रिजेक्ट कर सकते हैं या कर सकते हैं, कुछ आपके रूल्स एंड रेगुलेशंस में लिखा है, तो आपके लिए काम करना या आपके लिए इन सब चीज़ों से डील करना बहुत आसान हो जाएगा। बस इसीलिए आपको प्रोफेशनल एथिक्स के बारे में पढ़ाया जा रहा है या समझाया जा रहा है, ताकि आप चीज़ें बहुत आसानी से डील कर सकें। हमारे पास एक ऑर्गेनाइजेशन है IFLA, इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ लाइब्रेरी एसोसिएशन, ठीक है, ये इंटरनेशनल लेवल की एक लाइब्रेरी एसोसिएशन है। उसने क्या कहा है इथिक्स के बारे में या प्रोफेशनल या LIS इथिक्स के बारे में? ये कहती है अ कलेक्शंस ऑफ प्रोफेशनल गाइडलाइंस, ठीक है, ये कुछ कलेक्शंस होंगे, मतलब ग्रुप ऑफ या नंबर ऑफ गाइडलाइंस का एक कलेक्शन होगा या रूल्स एंड रेगुलेशन का एक कलेक्शन होगा फॉर लाइब्रेरियंस, किसके लिए? लाइब्रेरियंस के लिए, एंड अदर लाइब्रेरियंस। अगर आप एक लाइब्रेरी में हैं तो बहुत सारे लोग हो सकते हैं आपके साथ काम करने वाले, उनके लिए और अदर लाइब्रेरियंस के लिए एम्प्लॉयज़ अडॉप्टेड बाय नेशनल लाइब्रेरी और लाइब्रेरीज एसोसिएशंस। या तो आपकी जो नेशनल लाइब्रेरी है वो आपको गाइडलाइंस देगी, कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस बताएगी, या तो आपके इंडिया में या किसी भी वर्ल्ड में काम करने वाले लाइब्रेरी एसोसिएशंस और भी जो लाइब्रेरी एसोसिएशंस होते हैं वो बताएंगे, और इम्प्लीमेंटेड बाय द गवर्नमेंट एजेंसीज, या तो जो गवर्नमेंट है सेंट्रल लेवल पे सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट लेवल पे स्टेट गवर्नमेंट, या तो ये लोग अगर आपको कुछ बताते हैं, कुछ गाइडलाइंस देते हैं, ठीक है, कलेक्शन ऑफ प्रोफेशनल गाइडलाइंस अगर ये देते हैं तो वो कहलाता है LIS प्रोफेशन इथिक्स, ठीक है। तो इथिकल मतलब कि लाइब्रेरियनशिप में जो इथिकल गाइडलाइंस आपको मिलेंगी वो कहलाती हैं, और ये IFLA के अकॉर्डिंग कौन दे सकता है? आपकी नेशनल लाइब्रेरी दे सकती है, ठीक है, या तो आपके लाइब्रेरी एसोसिएशंस दे सकते हैं, या आपकी जो स्टेट गवर्नमेंट है या सेंट्रल गवर्नमेंट वो दे सकती है। आइए देखते हैं अपना नेक्स्ट टॉपिक। हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है कोड ऑफ एथिक्स फॉर लाइब्रेरी प्रोफेशंस। अब हम लोग देखते हैं कि हमारे लाइब्रेरी साइंस में ऑल ओवर द यूनिवर्स, ऑल ओवर द वर्ल्ड कितने और कौन कौन से इथिकल कोड या कोड ऑफ कंडक्ट हमें दिए हुए हैं। पहले देखते हैं हम लोग अपना पहला अमेरिकन लाइब्रेरी एसोसिएशन कोड ऑफ एथिक्स, ठीक है। एक अमेरिकन लाइब्रेरी एसोसिएशन है जो ऑब्वियस सी बात है अमेरिका में काम करेगी, उसने एक कोड ऑफ एथिक्स बनाया है, ठीक है, ये अमेरिका में चलता है, ठीक। नेक्स्ट है हमारा लाइब्रेरी एसोसिएशन कोड ऑफ प्रोफेशनल कंडक्ट, ये यूके का है, यूके का मतलब यूनाइटेड किंगडम या इंग्लैंड का, ठीक है। ये दोनों चीज़ें मैंने डिटेल में या ब्रीफ में इसलिए नहीं आपको बता रहा हूँ या पढ़ा रहा हूँ क्योंकि ये हमारे इंडिया के लिए रिलेवेंट नहीं है, क्योंकि अमेरिका लाइब्रेरी एसोसिएशन कोड ऑफ एथिक्स वो अमेरिका में अमेरिकन लाइब्रेरी में काम करने वाले लोगों के लिए कोड ऑफ कंडक्ट है या कोड ऑफ एथिक्स है। नीचे वाला यूके के काम करने के लिए, यूके में जो लाइब्रेरी में काम करेगा वो उसके लिए कोड ऑफ कंडक्ट है। दोनों ऑब्वियसली बात अलग अलग हैं। तो ये वाले चीज़ें अमेरिका और यूके के लिए हैं, बट आप अगर पढ़ना चाहें डिटेल में, इंपॉर्टेंट नहीं है इसलिए मैंने यहाँ पे चीज़ें डिस्कस नहीं की। अगर आप लोग पढ़ना चाहें तो आपकी बुकलेट जो बुकलेट 4 है उसमें पेज नंबर 37-38 में ये आपको मिल जाएगा, वहाँ से एक बार पढ़ सकते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है इसलिए यहाँ पे डिस्कस नहीं किया। हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्या है? हमारे लिए इंपॉर्टेंट है प्रोफेशनल इन इंडिया। जो कोड ऑफ कंडक्ट हैं LIS के इंडिया में क्या क्या है वो हमारे लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए हम लोग इसको डिटेल में पढ़ते हैं, ठीक है। चलिए, फ्यू प्रोफेशनल लाइक्स, कुछ ऐसे प्रोफेशनल्स थे जिन्होंने ये कोड ऑफ कंडक्ट या एथिक्स बनाने की कोशिश की हुई, उनके बारे में पढ़ते हैं। कौन कौन से प्रोफेशनल थे ऐसे, नाम दे रहा हूँ, याद करने की ज़रूरत नहीं, इंपॉर्टेंट नहीं है। AK मुखर्जी, मेघानंद, RL मित्तल, अमिताभ चटर्जी, PSG कुमार एसेट्रा, ठीक है। ये कुछ ऐसे लोग हैं जिन्होंने
कभी अपने टाइम में कोई कोड ऑफ कंडक्ट बनाने की कोशिश की हुई, अपनी अपनी बुक्स लिखी थी, उसमें डाल दिया गया, ठीक है। एक हमारे पास एसोसिएशन है IAS LIC, ठीक है, इसमें इन्होंने कभी एड्रेस किया कोई कॉन्फ्रेंस में, तो उसमें बताया कि हमारे इंडिया में अगर लाइब्रेरियन काम कर रहे हैं तो उनके लिए कौन कौन से कोड ऑफ एथिक्स होने चाहिए, या क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, ठीक है। वहाँ पे कुछ ऐसे बातें कर दी, बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, इसलिए चीज़ें यहाँ पे बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं है, ठीक है। और हमारे पास कुछ ऐसे नेशनल प्रोफेशनल एसोसिएशंस हैं, ठीक है, उन्होंने भी अपने टाइम के साथ साथ चीज़ें डिस्कस करने की या बताने की कोशिश की थी कि हमारे इंडिया में अगर लाइब्रेरियनशिप या लाइब्रेरी काम कर रहे हैं लाइब्रेरियन, तो उनके लिए क्या कोड ऑफ कंडक्ट या कोड ऑफ एथिक्स होना चाहिए। बट आप यहाँ पे देखिए, ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, अनफॉर्चुनेटली, ठीक है, दुर्भाग्यवश, नो इथिकल कोड हैज़ सो फार बीन अडॉप्टेड बाय द लाइब्रेरी प्रोफेशनल इन इंडिया। अभी तक हमारे इंडिया में कोई भी ऐसा रूल्स एंड रेगुलेशन, डूज और डोंट का जो गाइडलाइंस है वो कहीं भी किसी भी इंडिया में अडॉप्ट नहीं किया गया, किसी भी बड़े ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा, न किसी बड़े एसोसिएशन के द्वारा, न कभी आज तक सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट ने कुछ ऐसे कोड ऑफ एथिक्स हमें बनाकर दिए हैं ताकि हम उनको अपने लाइब्रेरी साइंस के फील्ड में अडॉप्ट कर सकें। तो ये पॉइंट आपके लिए इंपॉर्टेंट बन जाता है कि आज तक इंडिया में कोई भी कोड ऑफ कंडक्ट या हमारे पास कोई भी लाइब्रेरी प्रोफेशन अवेलेबल नहीं है। चलिए आगे देखते हैं। हमारे इंडिया में एक AK मुखर्जी हुए थे, ठीक है, मतलब थे ये पर्सन, और इन्होंने कुछ इंपॉर्टेंट गाइडलाइंस बना दी थी, ठीक है, कि क्या इंपॉर्टेंट्स हैं, क्यों हमें लाइब्रेरी साइंस और लाइब्रेरी साइंस में एथिक्स की बात करनी चाहिए। तो आपकी बुक में इसको थोड़ा सा ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी थी, कभी कभी क्वेश्चंस आए थे, इसलिए मैं इसको यहाँ पे ब्रीफ में डिस्कस करने वाला हूँ। तो AK मुखर्जी नाम याद है, थोड़ा सा याद रखिएगा उसको, इंपॉर्टेंट है, कभी भी कोट करने के लिए बस आपको याद रखना पड़ेगा। AK मुखर्जी ने कुछ इंपॉर्टेंस बताए कि लाइब्रेरी साइंस में एथिक्स का क्या इंपॉर्टेंस है, और इन्होंने कुछ इंपॉर्टेंट एथिक्स बनाने की या बताने की कोशिश की थी। आइए अब हम लोग उसको पढ़ते हैं, ठीक है। तो इन्होंने जो पहला एथिक्स बताया या जो पॉइंट बताया, उन्होंने बोला द लाइब्रेरियन शुड रिटेन द बिलीफ इन हिज और हर जॉब। जो भी लाइब्रेरी साइंस में काम कर रहे हैं वो उनको अपनी जॉब के बारे में बिलीफ होना चाहिए, उनको अपने जॉब को करते समय या जब आप वो जॉब कर रहे हैं तो अपने आप पे बिलीफ रखिए, अपने आप पे भरोसा रखिए कि जो आप काम कर रहे हैं वो इम्पॉर्टेंट है, वो सोसाइटी के लिए बेनिफिशियल है, वो आपके लिए बेनिफिशियल है, और अगर आप अपने काम को अच्छे से करते हैं तो इससे सबका भला होगा। ये एक चीज़ इन्होंने बताई। नेक्स्ट इन्होंने बताया लाइब्रेरियंस मस्ट ट्रेन्ड टू नो द एसेंस ऑफ कल्चर एंड डू देयर वर्क इन प्रमोटिंग कल्चर्स। लाइब्रेरियंस जब अपना काम कर रहे हों तो अपने काम के बारे में वो ट्रेंड हो, मतलब उनको क्या करना है, कैसे करना है, क्या रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं, उसके बारे में उनको बहुत अच्छी से नॉलेज होनी चाहिए, और अपने काम करने के कल्चर को, मतलब जिस तरह से वो काम कर रहे हैं उसको करें, प्रैक्टिस करें और प्रमोट करें, ताकि और लोग भी अपने अपने काम को ठीक उसी तरह से कर सकें। नेक्स्ट पॉइंट आता है द लाइब्रेरियन मस्ट हैव टू कन्वेक्टेड देयर लाइब्रेरीज आर एब्सोल्यूट नेसेसरी टू सोसाइटी। उन्हें ये बताना चाहिए, लाइब्रेरियंस को ये बताना चाहिए, सोसाइटी पे ये मैसेज देना चाहिए कि जो लाइब्रेरीज़ हैं वो इंडिया में या किसी भी सोसाइटी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, ठीक है, ये हार्ट ऑफ द सोसाइटी है, ये बहुत नेसेसरी है। अगर ये सोसाइटीज़ या ये लाइब्रेरीज़ नहीं रहेंगी तो हो सकता है हमारा समाज या जो हमारी सोसाइटी है वो बहुत अच्छे से ग्रो ना कर पाए। इस चीज़ का एहसास उन्हें दिलाना होगा, किसको, सोसाइटी को। कौन कह रहा है ये सारी चीज़ें, ये मुखर्जी कह रहे हैं, ठीक है, AK मुखर्जी, उनकी गाइडलाइंस हम लोग पढ़ रहे हैं अभी। नेक्स्ट पॉइंट है हमारे पास A good librarian must himself be an active reader and urge to help other find their ways in the collections। वैसे तो खुद लाइब्रेरियंस को पहले तो एक अच्छा रीडर होना चाहिए, मतलब लोग जब उसको ऑब्जर्व करें, देखें, तो ऐसा नहीं करें अरे देखो ये कौन पर्सन लाइब्रेरी बन गया है या लाइब्रेरियन बन गया है, ठीक है। तो आप हमेशा पहले खुद एक अच्छे रीडर बनिए और दूसरे लोगों को भी प्रमोट करिए, उनको भी इस बात के लिए इनकरेज करिए कि आप लोग भी अपने डे टू डे लाइफ में रीडिंग की हैबिट स्टार्ट करिए, एस्टेब्लिश करिए, ठीक है। ये उनके एक कोड ऑफ कंडक्ट है। और लास्ट पॉइंट इन्होंने बताया द फंक्शन ऑफ द लाइब्रेरी इज टू सर्व ए स्टोरेज ऑफ इंफॉर्मेशन फ्रॉम विच ईच रीडर कैन ड्रॉ ऑन द रिक्वायर्ड इंफॉर्मेशन। और हमारे सोसाइटी में जो लाइब्रेरियन है वो एक ऐसा काम करता है, सर्व एज स्टोर ऑफ इंफॉर्मेशन। वो एक ऐसी सर्विस देता है जहाँ पे इंफॉर्मेशन को स्टोर किया जाता है। हालांकि बहुत पुरानी गाइडलाइंस हैं, इसलिए आज ये काम सिर्फ नहीं रह गया कि स्टोरेज अच्छे से करो, ठीक है। अगर आप डॉक्टर SR रंगनाथन जी के जो 5 लॉज हैं उनको पढ़ेंगे तो सिर्फ स्टोरेज का काम नहीं है, उसको डिस्ट्रीब्यूट करना, उसको सही रीडर तक सही बुक को पहुंचाना, हर बुक को उसके रीडर तक पहुंचाना, रीडर का टाइम सेव करना, ये सारी चीज़ें आती हैं। तो सिर्फ स्टोरेज ऑफ इंफॉर्मेशन का काम अब नहीं रह गया क्योंकि बहुत पुरानी गाइडलाइंस हैं,
इसलिए ये सब चीज़ें अभी भी इरेलेवेंट टाइप की हैं, लेकिन अगर आप एग्जाम में आता है तो लिखने के लिए ये आप कुछ पॉइंट लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये A.K. मुखर्जी के द्वारा कुछ इंपॉर्टेंस बताए गए थे कि आपको या एज ए लाइब्रेरियन कुछ कोड ऑफ कंडक्ट जो हैं वो किस तरह से इम्प्लीमेंट होने चाहिए। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है कोड ऑफ एथिक्स इन डिजिटल एरा। ठीक है, डिजिटल एरा में जो कोड ऑफ एथिक्स है, प्रोफेशनल लाइब्रेरी साइंस में काम करने वाले जो प्रोफेशनल्स हैं उनके लिए कोड ऑफ कंडक्ट कितना इंपॉर्टेंट हो जाता है जब चीज़ें अब डिजिटल लेवल पे आ गई हैं, मतलब डिजिटल लाइब्रेरी या डिजिटल इंफॉर्मेशन का प्रसार हो रहा है। उस टाइम में हमारे पास क्या क्या चुनौतियां हैं उनके बारे में हम लोग पढ़ने की कोशिश करते हैं। तो क्या क्या प्राइमरी इश्यूज़ आते हैं। पहला प्राइमरी इशू आता है वो है प्राइवेसी का। नो डाउट आप जानते हैं जब से चीज़ें डिजिटल होना स्टार्ट हुई हैं, डिजिटल कंटेंट में आना स्टार्ट हुई हैं, प्राइवेसी बहुत बड़ा कंसर्न होकर आया है लोगों की। मतलब लोगों की प्राइवेसी का जो वॉयलेशन डिजिटल एरा में स्टार्ट हुआ है वो इससे पहले कभी देखा नहीं गया था। तो हर लाइब्रेरियंस के सामने चुनौती है कि वो किसी की भी प्राइवेसी को वॉयलेट किए बिना डिजिटल एरा में अपने लाइब्रेरियन एथिक्स को और प्रोफेशन के एथिक्स को मेंटेन करके रखे रहे। नेक्स्ट चुनौती जो आती है उसके पास चैलेंज आता है वो है ऑथेंटिसिटी और वैलिडिटी के बारे में। मतलब आप क्योंकि इन्फॉर्मेशन को प्रोसेस करना, स्टोर करना, उसको कलेक्ट करना का काम कर रहे हैं, तो नो डाउट हो सकता है आपके पास बहुत सारी ऐसी इन्फॉर्मेशंस हो जो फेक हो, ठीक है, या गलत इन्फॉर्मेशन आपके पास आ रही हो, जो इन्फॉर्मेशन या जो सूचनाएं आप अपने रीडर्स को पहुंचा रहे हो, दे रहे हो इन एज ऑफ डिजिटल एरा, वो हो सकता है गलत हो। तो आपके लिए सबसे बड़ी चुनौती है कि आप उसको सबसे पहले उसकी ऑथेंटिसिटी, मतलब उसकी जो वैधता है उसको समझिए। चुनौती जो आपके सामने सबसे पहले आएगी कि जो इन्फॉर्मेशन मेरे पास आई क्या वो सही है, कहीं वो फेक न्यूज़ तो मेरे पास नहीं है और उसी फेक न्यूज़ को मैं आगे अपने रीडर्स तक पहुंचा रहा हूं। ठीक है, वो न्यूज़ या वो इन्फॉर्मेशन वो कितना वैलिड है, क्या इसको रीडर्स को देना ज़रूरी है, इनको देने से क्या रीडर्स को कोई इन्फॉर्मेशन नॉलेज बढ़ेगी। जब आप इन चीज़ों पे आप भरोसा कर लें, आप विश्वास कर लें, उसके बाद ही कोई इन्फॉर्मेशन आप आगे पास आउट करें। नेक्स्ट हमारे पास आएगी एक्यूरेसी एंड टाइमलेसनेस। नो डाउट वही चीज़ें, एक्यूरेसी कि जो चीज़ मेरे पास आई है वो कितनी एक्यूरेट है, कहीं ऐसा तो नहीं कि जो इन्फॉर्मेशन मेरे पास पहुंच रही है वो मैनिपुलेटेड हो, इसमें कुछ ना कुछ एडिशन और अनवांटेड इन्फॉर्मेशन दे दी गई है ताकि मैं अपने आप को या अपने रीडर्स को मैनिपुलेट कर सकूं किसी दूसरी चीज़ में। जैसे आजकल बहुत सारे ऐसे फेक एडवर्टीजमेंट आते हैं जो लोगों को इस तरह से बहला रहे हैं या इस तरह से माइंड उनका डाइवर्ट कर रहे हैं जो चीज़ एक्चुअल में है ही नहीं। ठीक है, एग्रेसिव एडवर्टीजमेंट आपकी बुक्स में, आपके डिजिटल कंटेंट में ये सब चीज़ें या न्यूज़पेपर में आपको बहुत आसानी से मिल जाएंगी। तो इन सब चीज़ों का आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट जो प्रॉब्लम आ रही है, चुनौती हमारे पास है, वो है इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टीज़ की। आजकल चीज़ों को कॉपी करना, ठीक है, किसी की भी नॉलेज को तुरंत कॉपी करके किसी को भेज देना या अपना बना लेना। मतलब कि ये किसी ने मेहनत करके इंफॉर्मेशन कलेक्ट की या इंफॉर्मेशन प्रोसेस में बनाई और उसको किसी और ने कॉपी करके, कॉपी पेस्ट करके अपने नाम से स्टार्ट कर दिया पब्लिश करना। जैसे यूट्यूब चैनल में किसी की वीडियो डाउनलोड करके अपने नाम से पब्लिश कर देना, तो कॉपीराइट कंटेंट आता है आपके पास। आपके जो बहुत सारे अच्छे ट्रेडमार्क्स हैं, मतलब जो आपके गुडविल्स हैं, उनको चुरा के किसी और के नाम से किसी और का लोगो बनाकर बेचना या डिस्ट्रीब्यूट करना, ये सारी चीज़ें आती हैं कब जब आप डिजिटल एरा में काम करते हैं। नेक्स्ट है एक्सेसिबिलिटी, मतलब इन्फॉर्मेशन पहुंच नहीं रही, जो इन्फॉर्मेशन जहां तक पहुंचनी चाहिए थी, जो उसका एक्चुअल में यूज़र था वहां तक वो चीज़ें पहुंच नहीं रही हैं। अननेसेसरी इन्फॉर्मेशन इधर उधर डिस्ट्रीब्यूट होती है और जो काम की चीज़ है वो वहाँ तक नहीं पहुँच पा रही हैं। तो ठीक है, ये सारी प्रॉब्लम्स एक लाइब्रेरियन को फेस करनी पड़ रही है जो डिजिटल एरा में। ठीक है, एज ए रिजल्ट इन सब का रिजल्ट क्या हुआ, लाइब्रेरीज कमिटीज टू यूजर मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिक्योरिटीज एंड एक्सेस द कमिटमेंट टू सोसाइटी इज लार्ज इन द ब्रिज द डिजिटल डिवाइड हैज़ इंक्रीज। हमारे इन सब चीज़ों से डिजिटल डिवाइड इंक्रीज हो रहा है। क्या इंक्रीज हो रहा है? डिजिटल डिवाइड। डिजिटल डिवाइड क्या है? आप देखते होंगे कि इन्फॉर्मेशन, एक पर्सन के पास बहुत सारी इन्फॉर्मेशन है, बहुत सारी नॉलेज है, ठीक है, क्योंकि डिजिटल एरा आ गया है तो किसी एक का तो अधिकार नहीं रहेगा कि ये पर्सन नॉलेज एक्सेस कर सकता है, ये पर्सन नहीं कर सकता। नॉलेज सबके पास इक्वल नहीं डिस्ट्रीब्यूट हो रही है। जो
एक्चुअल में यूज़र है, जिसको उसकी इन्फॉर्मेशन रियल में चाहिए, वो वहाँ तक नहीं पहुँच पा रही है, और जिसके पास वो इन्फॉर्मेशन नहीं पहुँचनी चाहिए थी वहाँ पे अननेसेसरी इन्फॉर्मेशन या डाटा पहुँच रहा है। इसी को मतलब जिसके पास पहुँचनी चाहिए थी वहाँ नहीं पहुँच रहा है, जिसके पास नहीं पहुँचनी चाहिए थी वहाँ पहुँच रहा है, इसी के गैप को हम लोग डिनोट करते हैं डिजिटल डिवाइड से। ओके, तो ये थे हमारे कुछ ऐसे प्रॉब्लम्स जो लाइब्रेरी साइंस में, इथिक्स में हम लोग डिजिटल एरा में फेस कर रहे हैं। फ्रेंड्स, ये था हमारा यूनिट नंबर 12, एथिकल इश्यूज इन लाइब्रेरीशिप। ये वीडियो आज यहीं तक। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबाइए, वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करिएगा और फ्रेंड के साथ शेयर करिए। हम लोग मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो के साथ, और ये मेरे सारे सोशल मीडिया अकाउंट्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। आप वहाँ से जाके, ये सारे सोशल मीडियाज़ में मैं एक्टिव हूँ, वहाँ पे चीज़ें अपने अपलोड करता रहता हूँ, आप वहाँ से भी जाके इन सब चीज़ों को एक्सेस कर सकते हैं। मिलते हैं अपनी नई वीडियो के साथ। इसी के जो 13 चैप्टर्स है उसको हम लोग अपनी नेक्स्ट वीडियो में कंक्लूड करेंगे। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको चीज़ें मिल जाएंगी। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।